दो काली तीन गोरी बहू का पहला दिन। बहुओं, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। जी माँ जी। काव्या बहू, आराध्या बहू, तुम दोनों बहुत थक गई होगी। तुम्हारा कमरा तैयार है, जाकर आराम कर लो। माँ जी, हमें भी हमारा कमरा बता दीजिए। हाँ, चलो मेरे साथ। तीनों बहुएं अपना बक्सा उठाकर चलने लगती हैं। ये रहा तुम तीनों का कमरा। मगर माँ जी, हम तीनों बहुएं एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? हाँ माँ जी, आपने काव्या और आराध्या को अच्छा कमरा दिया है और हम तीनों बहुओं को इस टूटे फूटे कमरे में लाकर पटक दिया। ज्यादा नखरे मत करो। तुम तीनों कोई टाटा बिरला की बेटी नहीं हो। ये कमरा तुम्हारे मायके की झोपड़ी से कहीं ज्यादा अच्छा है। एक तो तुम्हारे बाप ने दहेज में खोटा सिक्का नहीं दिया, मगर आराध्या और काव्या भर भर कर दहेज लाई हैं, इसलिए उनका मुकाबला मत करो। कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, अब सो जाओ। लीला अपनी तीनों बहुओं को उनकी गरीबी के लिए भर भर कर तीखे ताने देकर चली जाती है, जिससे तीनों की आंखों में आंसू भर आते हैं और रूबी रोते हुए कहती है, इसीलिए कि हम गरीब हैं, माँ जी ने हमारी गरीबी की हंसी उड़ाई और हम सुनने के सिवा कुछ न कर सके। रूबी चुप हो जा, चलो अब सो जाओ, कल हमारा ससुराल में पहला दिन है। लीलावती स्वभाव से बहुत ही कंजूस और लालची किस्म की थी, इसलिए जब पंडित घर जोड़े राम ने उसे काव्या और आराध्या का रिश्ता बताया तो लीला की नजर उनकी काले रंग के बावजूद उनकी अमीरी और ठाट बाट पर गड़ गई और वो उन्हें बहू बनाने के लिए मान गई। मगर न चाहते हुए भी लीला को अपने तीनों बेटों की शादी गरीब ऐश्वर्या, आस्था और रूबी से करनी पड़ी। सुबह के 4 बज रहे थे, तभी लीलावती जोर जोर से अपनी गरीब बहुओं के कमरे का दरवाजा पीटती है। इतनी सुबह सुबह कौन अलार्म की तरह दरवाजा बजा रहा है? ऐश्वर्या बहू, आस्था बहू, रूबी बहू, अरे दरवाजा खोलो। सास की आवाज सुनकर बहुएं कमरे का दरवाजा खोलती हैं। अरे कुंभकर्ण के साथ मीटिंग कर रही थी क्या, जो दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी? या फिर कहीं तुम तीनों के कानपुर में हड़ताल तो नहीं पड़ गया? आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और तुम मजे से अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हो। मगर माँ जी, अभी तो रात के 4 बज रहे हैं। अरे अभी से साफ सफाई शुरू करोगी तब काम खत्म होगा। शादी ब्याह के कारण पूरा घर फैला हुआ है। रूबी बहू, तू जाकर बर्तन मांज और ऐश्वर्या बहू, तू घर बाहर कर आंगन अच्छे से लीप देना और तू आस्था बहू मंदिर साफ कर देना। जी माँ जी। लीला तीनों बहुओं को ससुराल का काम बांट रही थी, तभी काव्या और आराध्या भी वहां आ जाती है। माँ जी, हमें भी काम बता दीजिए। काव्या बहू, आराध्या बहू, तुम दोनों को काम करने की क्या जरूरत है? जाओ जाकर आराम करो। यह सुनकर आस्था, ऐश्वर्या और रूबी अंदर ही अंदर जल भुन जाती हैं और रूबी भड़कते हुए कहती है, माँ जी, शादी तो हम पांचों की एक साथ हुई है और हमारी तरह काव्या और आराध्या का भी आज ससुराल में पहला दिन है, फिर आपने इन्हें कोई काम नहीं दिया। रूबी बहू, तू अपने काम से काम रख, समझी ना? ज्यादा बड़बोली बनने की कोशिश ना कर। ये कहकर सास वहां से चली जाती है और तीनों गोरी घमंडी बहुएं गुस्से से तिल मिलाकर काव्या और आराध्या को अकेला पाकर उन्हें कालेपन का ताना कसती हैं। देख लो ऐश्वर्या, रूबी, इन काली कलूटी की तो ठाठ है। पता नहीं इन जली उपली ने सासू माँ को कौन सी घुट्टी घोलकर पिलाती है, जो सासू माँ ने इन दोनों को सर आंखों पर बिठा रखा है। पैसा बोलता है मेरी जान, ये सारा खेल पैसे का है। तुम तीनों के मन में हम दोनों के लिए इतनी कड़वाहट क्यों भरी हुई है? क्योंकि तुम दोनों काली कलूटी बहुओं के आगे सासू माँ को हमारी कदर ही नहीं है। ये कहकर तीनों गोरी घमंडी बहू अपने अपने कामों में लग जाती हैं और सारा काम खत्म होने के बाद लीला हाथों में खाने की लिस्ट लेकर किचन में आती है। माँ जी, ये लिस्ट किस चीज की है? ये खाने की लिस्ट है जो आज तुम्हें अपने ससुराल के पहले दिन की रसोई में बनाना है। शाही पनीर, छोले, पूरी, राजमा, पुलाव, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, सोयाबीन चाप, मिक्स वेज, तंदूरी रोटी। माँ जी, क्या हमें अपने ससुराल के पहले दिन की पहली रसोई में इतना सब कुछ बनाना पड़ेगा? अरे तुम तीनों तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें हिमालय का पहाड़ तोड़ने को कह दिया। मगर माँ जी, हम तीनों इतना सब कुछ कैसे बनाएंगी? पहली रसोई तो हम पांचों बहुओं की होनी चाहिए। अरे तुम तीनों को बहू बनाकर क्या मैं झक मारने के लिए लेकर आई हूँ, जो तुम्हारे रहते आराध्या बहू और काव्या बहू को किचन में करछी चमचा चलाना पड़े? चलो अब शुरू हो जाओ। तीनों बहू गुस्से में बुदबुदाती हुई किचन में आकर पहले रसोई में खाना बनाती हैं। कुछ देर बाद, इतनी देर हो गई मगर हम तीनों ने अभी तक अपनी पहली रसोई में कुछ भी नहीं बनाया है। मैं पिछले 2 घंटे से हलवा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर हर बार ये हलवा पानी की तरह पतला हो जा रहा है।
और मुझे तो पता ही नहीं कि छोले और राजमा में कौन कौन से मसाले डालते हैं। हम तीनों को माँ की बात मानकर खाना बनाना सीख लेना चाहिए था, मगर हम तीनों को अपने अमीर ससुराल को लेकर ख्याली पुलाव पकाते रह गए। अगर हमने पहली रसोई की रस्म अच्छे से नहीं पूरी की तो आज ससुराल के पहले दिन ही सासू माँ हमारी रिमांड लगा देंगी। अचानक आराध्या और काव्या किचन में आती हैं और तीनों का परेशान चेहरा देखकर पूछती हैं, क्या बात है, तुम सब परेशान क्यों हो? तुम काली कलूटी क्या कहीं की प्राइम मिनिस्टर हो जो हमारी परेशानी हल कर दोगी? देखो, हम जानती हैं तुम तीनों को खाना बनाना नहीं आता, चलो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। इसके बाद आराध्या और काव्या बहू अपनी सास के मना करने के बावजूद भी ससुराल के पहले दिन में होने वाली पहली रसोई की रस्म में खुशी से भरकर खाना बनाती हैं। इतने में लीलावती भी मंदिर से लौट आती है। तभी आराध्या और काव्या खाना लेकर बाहर जाने लगती हैं। तभी रूबी और आस्था खिसियाई आंखों से देखते हुए उनका हाथ खींचते हुए कहती हैं, तुम दोनों ब्लैक ब्यूटी ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो। ये सारा खाना तुम मेज पर परोस कर माँ जी के सामने अपने नंबर बढ़ाना चाहती हो। लाओ ये खाना हमें दो और मुंह खोलने की कोशिश मत करना। तीनों गोरी घमंडी बहुएं खाना परोसती हैं और तभी खाने का पहला निवाला लीला खुद से पहले अपनी दोनों काली बहू को खिलाती है। ये लो मेरी प्यारी बहू, आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। पुरखे पुरनिये कहते थे कि ससुराल के पहले दिन से ही सास बहू के बीच जो शुरुआत होती है वो जीवन भर बनी रहती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता मेरी दोनों प्यारी बहुओं के साथ जिंदगी भर खुशियों भरा बीते। ये कहकर लीला अपनी काली बहू को खाने का कौर खिलाती है, जिससे तीनों बहुएं चिढ़ जाती हैं। अरे वाह रूबी, तुमने खाना तो बहुत लाजवाब बनाया है। थैंक यू रणवीर, एटलीस्ट तुमने तो हमारी तारीफ की, वरना माँ जी को तो अपनी काली बहुओं से ही फुर्सत नहीं। रूबी बहू, अपनी जुबान को काबू में रख, समझी ना? तुम तीनों की औकात तो मेरी दोनों अमीर बहुओं के धूल बराबर भी नहीं। मेरे बेटे के कारण तुम तीनों इस खानदान की बहू बन गई, वरना तुम जैसों को मैं इस घर की नौकरानी भी नहीं बनाती। आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? ना घराने से ऊंची हो और ना हरकतें अच्छी हैं। ससुराल के पहले ही दिन अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर तीनों पिनकते हुए अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और लीला अपनी गोरी घमंडी बहुओं को सारा दिन किसी न किसी कामों में उलझाई रहती, जिसके गुस्से का गुबार वो तीनों काव्या और आराध्या पर फोड़ती हैं। देखते ही देखते शाम ढल जाती है। लीला अपनी 5 बहू को अपने पास बुलाती है। आज शाम को तुम पांचों की मुंह दिखाई है, इसे पहनकर तैयार हो जाना। लीला अपनी गरीब गोरी बहू को हल्की सी साड़ी और काली अमीर बहू को महंगा सा लहंगा देती है। 5 बहुएं सज धज कर मुंह दिखाई में आकर बैठ जाती हैं। सभी औरतें एक एक करके बहुओं को उपहार देती हैं। तभी लीला अपनी अमीर बहू को 9 लखा हार तो वहीं गरीब बहू को सस्ता तोहफा देती है, जिस पर बहुएं बौखला कर बोलती हैं, बस बहुत हुआ माँ जी, आपने तो हद ही कर दी। इसलिए कि ये दोनों काली कलूटी अमीर हैं, आप सबको जिन्हें दे रही हैं, और हम इतनी गोरी और सुंदर हैं, फिर भी आप हमारे साथ फर्क कर रही हैं। सासू जी, आपने हमारी कदर जानी ही नहीं। ऐश्वर्या, ये सब तुम्हारा भी हो सकता है, मगर फर्क सिर्फ सोच का है। तीनों गरीब होकर भी इतनी घमंडी हो और हम अमीर होकर भी परिवार को लेकर चलने की सोच रखती हैं। मगर गलती तुम तीनों की भी नहीं है, क्योंकि माँ जी जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो वो हजारों सपने लेकर अपने साथ आती है। आप उन्हें समझ नहीं सकी। ये सुनकर लीला की आंखों पर पड़े लालच का पर्दा हट जाता है। आराध्या बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम तीनों मुझे माफ कर दो बहुओं। गलती तो हमसे भी हुई है, काव्य और आराध्या हमें भी माफ कर दो। तुम दोनों बहुत ही अच्छी हो, हमें तुमसे और तुम्हारी अमीरी से चिढ़ना नहीं चाहिए था। इसके बाद काली और गोरी बहुएं एक दूसरे के गले लग जाती हैं। इस तरह 5 बहुओं के ससुराल का पहला दिन कुछ खट्टे तो कुछ मीठे एहसासों से भरा हुआ बीतता है। साक्षी की शादी एक बहुत ही गरीब परिवार के लड़के अमर से हो जाती है। अमर गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके रोज के 200 रुपए ही कमाता था। साक्षी के ससुराल में उसकी सास कमला, जो साक्षी को सांस तक नहीं लेने देती थी, और उसकी नंद रिया, जो हमेशा साक्षी को बुरा भला कहती थी। अरे मनहूस कहीं की, क्या सारा दिन रोटियां बनाने में ही लगा देती है। जल्दी उठ और घर के बाकी काम कर। जब से इस घर में आई है पनौती ही छा गई है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी देखकर मैंने इसे अपने घर की बहू बनाया था। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ना, मुझे अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना है। यहाँ जहर खाने को एक पैसा नहीं है, तुझे कहाँ से पैसे दे दूँ? उतने में साक्षी जिस मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी, कमजोरी के कारण वो चूल्हा टूट जाता है और उस पर रखा तवा आग में गिर जाता है। ये क्या हो गया?
कमला और रिया जब चूल्हे की हालत देखते हैं तो कमला गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो वहां आकर साक्षी को पीटने लगती है। कल मोही इतना बड़ा नुकसान कर दिया हमारा, जब से आई है हमें बर्बाद ही करने पर तुली है। अब क्या अपने मुंह में बनाएगी खाना? बाजी मैंने नहीं किया, वो चूल्हा अपने आप ही टूट गया। अपने आप कैसे टूट सकता है? जरूर तू उस पर कसरत कर रही होगी। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कमला बेरहमी से साक्षी को पीटने लगती है। साक्षी दर्द के मारे रोने लगती है। इतने में आलोक नाम का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ कमला के घर आता है। अरे काकी, आपका बेटा अमर वो ऊंची इमारत से काम करते करते नीचे गिर गया है, उसके दोनों पैर टूट गए हैं, वो हॉस्पिटल में है, जल्दी जाइए। ये बात सुनकर साक्षी, कमला और रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाते हैं, जहां अमर बेड पर लेटा हुआ था और उसके दोनों पैर टूट चुके थे। ये देखकर कमला, रिया और साक्षी बहुत रोने लगते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से अमर के पैरों की सारी नसें और हड्डियां टूट चुकी हैं। अब ये जीवन में कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएंगे। आप बाहर काउंटर पर जल्द से जल्द 50,000 रुपए जमा कर दीजिए। 50,000 रुपए? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? वो सब मैं नहीं जानता, आप तुरंत पैसों की व्यवस्था कीजिए। और हाँ, एक बात और, इन्हें हमेशा ठंडे माहौल में रखना, जैसे कि एसी वाले घर में, क्योंकि गर्मी इनके लिए घातक हो सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। माँ, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे अब? माँ जी, हम हमारा घर बेच देते हैं ना, मैं अपने गहने बेच देती हूँ, ऐसे करके पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है साक्षी, तू ही हमारे लिए बर्बादी बनकर आई है। जब से आई है हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। कमला फिर से साक्षी को खरी खोटी सुनाती है। उसके बाद वो अपना छोटा सा घर बेच देते हैं और साक्षी अपने छोटे मोटे गहने बेच देती है। जैसे तैसे पैसों का इंतजाम हो जाता है। तभी कमला एक छोटा सा किराए का घर लेती है, जो एक कमरे का घर था, उसमें पंखा भी नहीं था। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ने लगती है। अब डॉक्टर ने अमर को एसी में रहने को कहा था। एक दिन दोपहर में, साक्षी, मुझे इस गर्मी में बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ करो साक्षी, मेरी ये तकलीफ कैसे भी करके दूर करो। माँ जी, अब क्या करें हम? यहाँ तो पंखा भी नहीं है, ना हमारे पास एक पैसा है। अब हम एसी कहाँ से लगाएंगे? पता नहीं मेरे परिवार के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ घर में खाने को नहीं है, पास में पैसा नहीं है और बेटे की हालत ऐसी। जो कमाई का जरिया था वही घर में चारपाई पर बैठ गया। अब कैसे हमारा गुजारा होगा? उतने में साक्षी घर से बाहर आती है। तभी उसे एक महिला अनीता रास्ते पर बैठे सब्जी बेचते दिखाई देती है। काकी, क्या आपकी नजर में इस गांव में ऐसा कोई है जो मुझे कोई काम दे सके? मुझे काम की बहुत जरूरत है माँ जी। एक काम है मेरे पास। मैं कब से एक महिला की खोज में हूँ जो रोज सवेरे से शाम तक गांव में घूमकर मेरी ये सब्जियां बेच सके। क्या तुम ये काम करोगी? मैं तुम्हें रोज के 100 रुपए दे दिया करूंगी। इतने कम पैसे? इतने कम पैसों में क्या होगा? पर दूसरा कोई काम ही नहीं है ना, तो कोई मुझे काम दे ही रहा है, तो एक काम करती हूँ, जो है वही करती हूँ। साक्षी अनीता से सब्जी का टोकरा लेती है और सारा दिन गांव में घूमकर वो सारी सब्जियां बेच देती है। शाम का समय अनीता खुश होकर साक्षी को 150 रुपए दे देती है। वो पैसों से साक्षी थोड़ा राशन लेकर अपने परिवार को खाना बनाकर खिलाती है। बहू, ये पैसे कहाँ से लाई तू? माँ जी, एक काकी है जो अपने गांव में सब्जियां बेचती हैं। अब से मैं उनकी सब्जियां गांव में बेच रही हूँ। वो बदले में मुझे इस काम के पैसे दे रही हैं। धीरे धीरे हम पैसा जमा करके इनके लिए एसी खरीद लेंगे ताकि इनकी तकलीफ दूर हो जाए। भाभी, पता है ना एसी कितना महंगा आता है? ये 100 रुपए रोज से क्या होगा? रिया बहन, समंदर भी एक एक कतरे के पानी बूंद से ही बनता है। अगर दिल में ठान ले तो हर काम आसान होता है। अपने परिवार को ये कैसी दुविधा में डाल दिया मैंने। जहाँ मुझे अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए था, वहाँ मैं खुद अपने परिवार पर बोझ बनकर बैठा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उस दिन से साक्षी रोज गांव में सब्जी बेचने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बढ़ते दिनों के चलते अमर की तकलीफ भी ज्यादा बढ़ने लगी। एक दिन साक्षी अनीता के घर आती है और उसे अपने पति की सारी तकलीफों के बारे में बताती है। साक्षी, मेरे पास एक खेत है जिसमें मैं ये सब्जियां बोती हूँ। मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। यही देखकर मैं तुम्हें एसी खरीदने के पैसे देती हूँ, पर बदले में तुम्हें रोज मेरे खेत में काम करना होगा। मैं तुम्हें जो पैसे दे रही हूँ, इन पैसों के बदले में तुम मेरे खेत में काम करती रहना। तुम्हारा कर्ज भी चुक जाएगा
और मेरा काम भी होता रहेगा। साक्षी को अनीता की ये बात बहुत पसंद आ जाती है और वो अनीता से पैसे लेकर एक नया एसी खरीद कर अपने घर में लगा देती है, जिसके बाद अमर की सारी तकलीफ दूर हो जाती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने हमेशा तुझे बुरा भला कहा, तेरा अपमान किया और तूने मेरे बेटे के लिए इतना सब कुछ किया। सब्जियां बेचकर उसके लिए एसी ले आई। साक्षी, तुम इतना पैसा कैसे लौटाओगी अनीता काकी को? बस मुझे उनके खेत में रोज जाकर काम करना होगा, उनका काम भी होता रहेगा और हमारा कर्ज भी चुकता हो जाएगा। भाभी, मैं भी आपके साथ खेत में काम करने चलती हूँ। आप काम करके कर्जा चुकाना और मैं काम करके घर चलाऊंगी। इसके बाद साक्षी और रिया दोनों मिलकर अनीता के खेत में काम करने लगे और अपने परिवार का गुजारा चलाने लगे।